दोस्तों जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं ऐसे नौजवान की वीर गाथा आप लोगों से बताने जा रहा हूँ जिसने मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा डालने का मादा जनता के अंदर पैदा कर दिया। एक ऐसा नवयुवक जो खेतों में बंदूक बोने की बात करता है, एक ऐसा नवयुवक क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्र जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम कर झूल जाता है, एक ऐसा नवयुवक जो अपनी माँ से कहता है कि मैंने मृत्यु से शादी कर ली है। आज भी लोग कहते हैं कि वह पैदा तो हो लेकिन हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में, और उस नवयुवक का नाम था सरदार भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बग्गा गांव में हुआ था। लायलपुर ज़िला पंजाब में, लायलपुर ज़िला है पंजाब में है, अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था, माता विद्यावती कौर थी। ये किसान परिवार से थे। सरदार भगत सिंह किसान परिवार से थे। डीएवी कॉलेज में इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई, और प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही यानी 10वीं तक की शिक्षा के दौरान ही इन्होंने लगभग 50 जो है कि एक्स्ट्रा किताबें पढ़ दी थी जो अपने सिलेबस से अलग होती है। इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने जब लोगों पे गोलियां चलवा दी, हजारों लोग मारे गए, तो यह नवयुवक अपने गांव से पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचा, और वहाँ की जो मिट्टी थी खून से सनी हुई मिट्टी, वहाँ पे जो कुआं था जिसमें लोग जो है कि कूद के मर गए थे, खून वहाँ की लाल था। बताया जाता है कि आज भी उस कुएं से अगर पानी निकालो तो खून की बूंदें टपकती है। इस प्रकार का हत्याकांड था। उस घटना ने इस नवयुवक को अंदर तक झकझोर दिया। उसने वहाँ से मिट्टी ली और अपने घर चला आया और गुमसुम सा रहने लगा। सोचता है, काफ़ी चीज़ें सोचता है। बहन है, पूछती है क्या हुआ है तुझे, क्यों इतना परेशान है। वह बताता है कि ये देखो, यह उन शहीदों की मिट्टी है जिस पे जनरल डायर ने गोलियां चलवाई है। मैं इस चीज़ का बदला लूँगा। वह नवयुवक मात्र 12 साल की उम्र में ऐसा सोचता है। वह एक ऐसा युग है, जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी का पदार्पण होता है भारत की राजनीति में। 1920 में वह असहयोग आंदोलन चलाते हैं और पूरे भारत की जनता से गांधी जी एक वादा करते हैं कि 1 साल में अगर मेरी बात मान जाओगे तो 1 साल में तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। पूरी जनता उनकी बात को मान ली जाती है। भगत सिंह भी उस बात को मान जाते हैं और आज़ादी के मतवाले की तरह उसमें जो है हिस्सा लेते हैं। लेकिन उसी बीच चौरी चौरा का जो कांड होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, क्योंकि सबसे पहले पुलिस वालों ने ही आम जनता पे गोली चलाई थी, प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई थी। उसके एवज में जब जनता आक्रोशित हो गई, उसने पुलिस चौकी को ही आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध हो जाते हैं और उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इससे भगत सिंह के साथ साथ पूरे देश में एक
अविश्वास का माहौल हो जाता है, क्योंकि जैसे भगत सिंह को लगता है कि किसी ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। उनका मन जो है विचलित हो जाता है। अब वह ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि भारत को आज़ादी मिल जाए, इन फिरंगियों से जो है आज़ादी मिल जाए। उसी समय उन्हें भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। और वह जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि लोग चला रहे थे। भगत सिंह जो कि गांधी जी के पे विश्वास करते हैं, लेकिन अब उनका विश्वास चंद्रशेखर आज़ाद पे आ जाता है। और जब चंद्रशेखर आज़ाद पे उनका विश्वास आ जाता है, वो उनकी संस्था, क्रांतिकारी संस्था से जुड़ जाते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उससे जुड़ जाते हैं। इसी बीच में काकोरी कांड होता है, और वह जो काकोरी कांड होता है, उसमें हमारे उस समय के जो क्रांतिकारी पुत्र थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को कमज़ोर करने के लिए 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा, जिसमें खजाना रखा हुआ था। और जब वह पकड़े जाते हैं तो उसमें से 4 लोगों को फांसी और 16 लोगों को कारावास की सज़ा दी जाती है। और यह 4 लोगों को फांसी और 16 लोगों को कारागार की सज़ा भगत सिंह को अंदर तक झकझोर देती है। और वह चंद्रशेखर आज़ाद से कहते हैं कि अब हमें अपनी संस्था को और उसकी गतिविधियों को अलग तरीके से ले जाना होगा। और भगत सिंह की एक संस्था थी नौजवान भारत सभा, उसका वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर देते हैं। और अब जो है उस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। 1925 की यह घटना है। और यह जो संस्था बनी थी, इसका उद्देश्य था सेवा, त्याग, पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को अपने से जोड़ना, अपनी संस्था से जोड़ना। जो सेवा कर सके, त्याग दे सके, पीड़ा झेल सके, ऐसे नवयुवकों को अपनी संस्था से जोड़ने का उद्देश्य था। जो ये आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, इससे भगत सिंह बहुत क्षुब्ध थे। 1927 का समय, 1927 का समय साइमन भारत में आता है। और साइमन के विरोध में भारत में जगह जगह प्रदर्शन होता है। इसी दौरान 1928 में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं और साइमन वापस जाओ के नारे लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं लाहौर में। और उसी दौरान लाला लाजपत राय को सिर पे गंभीर चोटें आती हैं, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, उसके पहले लाला लाजपत राय घायल अवस्था में अस्पताल में पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठियाँ अंग्रेज़ों के साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होंगी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद, चूँकि भगत सिंह भी उस प्रदर्शन में शामिल थे, पूरे क्रांतिकारी पुत्र क्षुब्ध हो जाते हैं और
लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए योजना बनाते हैं, गुप्त योजना, जिसमें जिसने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था सुपरिटेंडेंट स्कॉट, उसको मारने की योजना बनाई जाती है। जो लाहौर में कोतवाली है उसके सामने विभिन्न मुद्राओं में राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, यह लोग जो है कि विभिन्न भेष में वहाँ पे खड़े हैं। जयपाल साइकिल लेकर बैठ जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद डीएवी स्कूल के में दीवार के पीछे जो है कि रुके हुए हैं। राजगुरु व्यस्त मुद्रा में टहल रहे हैं। शाम को 4 बज रहा है। एसएसपी है सैंडर्स, वह बाहर निकलता है। आना था स्कॉट को, लेकिन एएसपी सैंडर्स बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, जहाँ पर जयगोपाल साइकिल लेकर बैठे हुए वो इशारा कर देते हैं। राजगुरु उस पे 3-4 गोलियां चला देते हैं। जैसे ही राजगुरु गोली चलाते हैं, भगत सिंह भी पहुंच जाते हैं और 3-4 फायर करते हैं, उस पर गोली मार देते हैं। सैंडर्स की मृत्यु हो जाती है। एक सिपाही है चमन सिंह, वह चंद्रशेखर आज़ाद का पीछा करता है। चंद्रशेखर आज़ाद का पीछा जब वो करता है तो चंद्रशेखर आज़ाद उससे कहते हैं, तू भारतीय है, तू यहाँ से चला जा, मैं तुझ पे गोली नहीं चलाना चाहता। लेकिन चमन सिंह मानता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद उसको भी गोली मार देते हैं। बाद में भगत सिंह पूरे लाहौर में पर्चा छिपवाते हैं और कहते हैं कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। अब यह जब बात अंग्रेज़ों तक पहुंचती है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया है और ये युवक शामिल है उसमें, अंग्रेज छापेमारी करते हैं और जगह जगह छापेमारी की जाती है। चंद्रशेखर, भगत सिंह वेश बदलकर अंग्रेजी पोशाक पहन लेते हैं और दुर्गा भाभी की सहायता से लाहौर को छोड़ देते हैं। और जब वो लाहौर को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं कलकत्ता। मजदूरों के पक्ष में प्रदर्शन वगैरह किया जाता है। उसी दौरान सरकार मजदूरों के खिलाफ एक कानून पास करवाती है। क्योंकि भगत सिंह मजदूरों के हितैषी थे और वह किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ थे। वह कहते हैं, चाहे वह क्यों भारतीय ही क्यों ना हो, जो मजदूरों का शोषण कर रहा है वह देशद्रोही है। भगत सिंह उस तरह तो रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो वामपंथी विचारधारा को मानते थे, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे, समाजवाद के वो पक्के पोषक थे और मजदूरों के जो प्रति शोषण की नीति थी उसको वो पसंद नहीं करते थे। जब अंग्रेज़ों ने मजदूरों के खिलाफ कानून पास किया और उस पर दिल्ली में बहस हो रही थी केंद्रीय असेंबली में, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बताने के लिए कि भारतीय जाग चुका है, दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली है उसमें बम फेंकने की योजना बनाई। और यह जो योजना बनाई गई थी, इसमें सारे साथी इस चीज़ का चुनाव कर रहे थे कि आखिर ये बम फेंकने कौन जाएगा, क्योंकि उनको अपने इनकलाब की बातें जनता तक पहुंचानी थी।
तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। दोनों खाकी कुर्ता और निकर पहने हुए थे। दिल्ली केंद्रीय असेंबली में पहुंचते हैं और ऐसे स्थान पर बम फेंकते हैं, और वह बम जो था किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, जिसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था। ऐसा बम, ऐसी जगह पर वो बम फेंकते हैं 8 अप्रैल 1929 को, और पर्चे लहराते हैं, पर्चे फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाते हैं और वहाँ से भागते नहीं हैं। पुलिस आती है, उनको वो गिरफ्तारी देते हैं और कहते हैं गोली मारो, गोली मारो, क्योंकि उनको डर नहीं था मौत का। उसके पहले चूँकि सैंडर्स की हत्या के बाद ये लोग वहाँ से भाग गए थे, तो गांधी जी सहित पूरे भारत में इनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो इन्होंने यह योजना बनाई कि अब हम भागेंगे नहीं, अपनी गिरफ्तारी देंगे, या तो गोली खाएंगे या गिरफ्तारी देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे विचार आम जनता तक पहुंचेंगे। इन्होंने आम जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, अपने क्रांतिकारी विचारों को पहुंचाने के लिए इन राष्ट्रपुत्रों ने गिरफ्तारी दी और इनको लाहौर जेल में रखा गया, जहां ये 2 साल रहे। और जेल के दौरान भी ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहे। ये क्रांतिकारी लेख लिखते थे, किताबें पढ़ते थे, और जो भी इनसे मिलने आता था जेल में, उससे इन्होंने जो है स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि जो भी मुझसे मिलने आएगा किताबें लेकर आएगा, और जो भी इनसे मिलने जाता था वह जो है किताबें लेकर जाता था इनसे मिलने के लिए। वो किताबों को पढ़ते, लेख लिखते, और इनके जो लेख लिखे गए थे वह आज भी इनके विचारों का दर्पण है। यह बाहर जिनको भी लेख लिखते, जिनको भी पत्र लिखते, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे इनके साथी हो, वो अंदर तक उनको झकझोर देता था। इस प्रकार के क्रांतिकारी लेख थे इनके। इनकी बातों में इतनी सच्चाई थी, लोग अंदर तक हिल जाते थे। इन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस शीर्षक का इन्होंने लेख लिखा। और ये हर तरह के पूंजीपतियों के खिलाफ थे, और वो कहते थे कि चाहे वो पूंजीपति भारतीय ही क्यों ना हो, अगर वो मजदूरों का शोषण करता है तो वो सही नहीं है। चौंसठ दिन का जब ये जेल में रहे, तब भी इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अखबार पढ़ने की छूट के लिए इन्होंने अपने साथियों के साथ 64 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसमें जतिन दास ने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया, और यह विश्व में सबसे ज़्यादा चलने वाली भूख हड़ताल थी। भगत सिंह कहते थे, सुधार बूढ़े व्यक्ति नहीं कर सकते, सुधार बूढ़े व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। सुधार नवयुवक कर सकता है, जिसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, वह कुछ कर गुजरना चाहता है, वही सुधार कर सकता है। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को दोषी करार दिया जाता है। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को दोषी करार दिया जाता है,
और 7 अक्टूबर को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और पूरे लाहौर में धारा 144 लगा दी जाती है ताकि इनकी फांसी की सज़ा सुनकर लाहौर में दंगे न भड़क जाएं। उस समय के तत्कालीन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय, वह वायसराय से मिलते हैं और कहते हैं आप अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इन नाविकों की फांसी को टाल दें, रोक दें, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दें। गांधी जी भी जो है इरविन से मिलते हैं और फांसी की सज़ा को माफ़ करने की बात करते हैं, लेकिन यह सब दबे स्वर में था गांधी जी के द्वारा। और इसका विरोध जब गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडे और पत्थरबाजी करके किया। हालांकि गांधी जी के साथ सादी वर्दी में पुलिस वाले थे जो उनको बचा ले गए। अब जिस दिन फांसी की सज़ा है 24 मार्च 1931, अंग्रेज सरकार डरी हुई है। पूरे लाहौर में एक अलग माहौल है, पूरे लाहौर ही नहीं पूरे भारत में एक अलग माहौल है। अंग्रेज सरकार बहुत बुरी तरह से डरी हुई है कि कहीं इनकी फांसी से दंगे न भड़क जाए। आनन फानन में एक बैठक बुलाई जाती है और इन तीनों को एक दिन पहले ही फांसी की सज़ा देने का फैसला लिया जाता है। 23 मार्च 1931 इनसे कहा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। आज तुम्हें फांसी दे दी जाएगी शाम को 7 बजे। ये कहते हैं, उस समय ये लेनिन की किताब पढ़ रहे होते हैं और फांसी की सज़ा को सुनकर इनके मन में जरा सा भी विचलन नहीं है। वो कहते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इसको मिल लेने दो। मैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ लेने दो। यही इनकी आखिरी इच्छा थी। और थोड़ी देर के बाद चंद मिनटों में आखिरी पन्ने वो पढ़कर उस किताब को हवा में उछाल देते हैं। हवा में जब वो उछाल देते हैं उस किताब को और कहते हैं अब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा और तीनों को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है। फांसी के तख्ते पर जाते हुए तीनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के गा रहे हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। वह नवयुवक जब फांसी के फंदे पे जाते हैं कहते हैं कि मेरा मुंह न ढका जाए, मेरे हाथों को बांधा न जाए। उनके हाथों को न बांधने की शर्त तो मान ली जाती है, लेकिन मुंह को ढक दिया जाता है। फांसी के फंदे को तीनों युवक चूमते हैं। जल्लाद रस्सी खींचता है और नीचे का तख्त हटा देता है। बाद में डॉक्टर आता है, चेक करता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। सरकार इतनी डरी हुई है, ब्रिटिश सरकार,
जिसके साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था, भगत सिंह की लाश से भी डरी हुई है, क्योंकि ये गा रहे थे जोर जोर से, इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। जनता को आभास हो रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी जा रही है। एक दिन पहले सरकार जेल के पीछे का दरवाज़ा तोड़ती है, वहाँ से ट्रक मंगाया जाता है। कहा जाता है कि इनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भर के ले जाया गया। पहले इनका समाधान, अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पे होना था, लेकिन सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय डर है कि कहीं जनता भड़क न जाए। सतलुज नदी के किनारे इनकी लाशों को ले जाते हैं, लाशों को जलाया जाता है। धुआं उठते हुए देख के पब्लिक जो है उधर जाती है, लाशों को अधजला छोड़ दिया जाता है। बाद में जनता उनकी लाशों को ले जाके, उनके टुकड़ों को ले जाके अंतिम संस्कार करती है। वह नवयुवक 23 साल का हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है और झूल जाता है। और हम कहते हैं गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। हाँ, सहयोग है गांधी जी का, सबका सहयोग है, न केवल गांधी जी का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, सुभाष चंद्र बोस का, अंबेडकर का, सबका सहयोग है इस आज़ादी में। इस प्रकार के थे हमारे वो राष्ट्रपुत्र। हम राष्ट्रपिता की उपाधि तो देते हैं गांधी जी को, तो राष्ट्रपुत्र की उपाधि उस नवयुवक को क्यों न दें जिसने उस समय के साम्राज्य को इस प्रकार ललकार दिया कि आम जनता तक सिहर उठी और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। दोस्तों, आपको आज़ादी के इन दीवानों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप देश के लिए कुछ कर पाओगे, इस पूंजीवादी ताकत से लड़ पाओगे। वर्तमान समय में भी जो अंग्रेजी गवर्नमेंट है, काले अंग्रेज, उनको समझ पाओगे आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस राष्ट्रपुत्र को नमन करता हूँ और इंकलाब जिंदाबाद कहता हूँ, और यह कहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों से। नमस्कार।